नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री के विषय में पढ़ रहे हैं और ये जो श्रृंखला चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही है। तो ये भाग जो है भाग 4 है। पिछले वीडियो में हम नवीन राज्यों के उत्थान से संबंधित था, जिसमें से हम चर्चा कर चुके थे आपके बंगाल के और अवध के। बंगाल में द्वैध शासन, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इतिहास की जो ब्लैक होल की घटना थी वो सारे जिक्र किए थे। और इलाहाबाद की प्रथम संधि व द्वितीय संधि, और बंगाल में द्वैध शासन कैसे लगा था, क्यों लगाया गया था, और अवध की उसमें फैजाबाद की संधि क्या होती, बनारस की संधि क्या होती, ये समस्त चर्चाएं आपके पिछले वीडियो में हम कर चुके थे। फ्रेंड्स, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसी से संबंधित आपके आगे की वीडियो बनते हैं। क्योंकि इतिहास का अपना एक नियम होता है कि यदि आप पीछे से इंटरलिंक नहीं हैं तो शायद ये वीडियो कम समझ में आए। तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम सिख धर्म की बात करेंगे। तो एक बार फिर आपको याद दिलाते चलते हैं कि आपका जब मोहम्मद शाह रंगीला शासन कर रहा था तो वो अयोग्य होने का इतने मुगल शक्ति जो केंद्रीकरण हो गया था। पहले आपके औरंगजेब, आपके अकबर के शासनकाल में मुगल प्रशासन जो था केंद्रीकरण हो गया, इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया था कि यदि सारी शक्तियाँ आपके राजा पर होती थी, शासक पर होती थी। अब यदि शासक अयोग्य हो जाएगा तो आपका शासक अयोग्य होने से आपका समस्त जो साम्राज्य होता है वो विघटन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में समस्त शक्ति नहीं निहित होनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति के ऊपर ही सारी शक्तियाँ निहित हो जाए तो वो निरंकुश होने के प्रबल संभावना होती है, और यदि वह व्यक्ति अयोग्य हो गया तो जाहिर सी बात सारी व्यवस्थाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। तो इसी क्रम पे हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सिख धर्म की चर्चा करेंगे। अब सिख धर्म के विषय में पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स, ये जो क्रम है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हो सके तो आप इस क्रम जो है, पहले कौन आए थे, फिर इसके बाद कौन आए थे, फिर कौन आए थे, इसको 2-3 बार कागज में लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्रम से कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से क्रम से व्यवस्थित करें। तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले गुरु नानक आते हैं, नानक आएंगे, फिर गुरु अंगद आएंगे, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गोविंद सिंह। ये सिख के 10 गुरु हैं। इनका क्रम ऐसे ही मिलता चला आएगा आपको। तो सन में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि ये किसके समकालीन थे। जैसे गुरु नानक किसके समकालीन थे, और गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, गोविंद सिंह किसके समकालीन थे। तो ये क्वेश्चन बनते, तो एक बार ध्यान रखिएगा कि इनका पीरियड क्या था। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली। वस्तुतः सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के साथ प्रारंभ होता है। इससे पहले इनका कोई इतिहास नहीं मिलता। कुल 10 सिख गुरु हुए हैं, जिनका इतिहास अब पढ़ेंगे हम। देखते हैं। पहले थे आपके गुरु नानक। इनका जो शासनकाल था 1469 से 1539 ईस्वी तक, यानी ये बाबर के समकालीन थे, क्योंकि 1526 से आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी जाके। तो ये बाबर के समकालीन, इब्राहिम लोधी, बाबर ये कह सकते हैं। तो सिखों के पहले गुरु नानक थे। इनका जन्म तलवंडी में हुआ और इनकी मृत्यु हुई करतारपुर, जो अभी आपका करतारपुर कॉरिडोर जो बना था तलवंडी और करतारपुर डेरा बाबा के बीच का। इन्होंने नानक पंथ चलाया और इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किनके शिष्य सिख कहलाए, तो गुरु नानक के शिष्य सिख कहलाए। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आगे देखते हैं।
इन्होंने अपने एक शिष्य जिसका नाम था लहना को उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब गुरु नानक के बाद आते हैं गुरु अंगद। देखते हैं इनके विषय में। ये गुरु नानक के शिष्य और जात के खत्री थे। इन्होंने गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। आगे देखते हैं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। गुरुमुखी लिपि किसकी आविष्कार किया था, किसने आविष्कार किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। आगे देखते हैं। गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास आते हैं। अमरदास का जो पीरियड होगा 1552 से 1574, यानी 1556 से लगभग अकबर का शुरू हो जाता है। तो ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की। मुगल सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोविंदवाल गया। अमरदास ने अपने दामाद और शिष्य रामदास को उत्तराधिकारी बनाया। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ है, अकबर किस सिख गुरु से मिलने गया था? तो वो थे अमरदास। आगे देखते हैं। फिर रामदास आते हैं। ये भी अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान की, दान में दिया था, और इसी जमीन पर अमृतसर नामक शहर बसाया गया था। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, अकबर ने किसको जमीन दान में दी थी? तो रामदास को दान में दी थी, जिसमें से अमृतसर नामक एक शहर बसाया गया था। आगे देखिए। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी बनाया और यहीं से गुरु का पद पैतृक कर दिया। आगे देखते हैं। इनके बाद आएंगे अर्जुन देव। तो अर्जुन देव, इन्हें सच्चा बादशाह या पातशाह भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, सच्चा पातशाह। आगे। अर्जुन देव ने तरन तारन तथा करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया। इन्होंने नगर के निर्माण के लिए अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा, जो मनसद और मेउरा कहे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके नगर निर्माण के लिए अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा, जो क्या कहलाए? मनसद और मेउरा। इन्होंने, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू कर दिया तथा शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है, किस सिख गुरु ने कहा कि अपने आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया? दूसरा क्वेश्चन कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरुओं को दान में दे। तो ये गुरु अर्जुन देव थे। आगे देखते हैं। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो के समर्थन के कारण 1606 ईस्वी में जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया। आगे बनते हैं। गुरु अर्जुन के बाद गुरु हरगोविंद बनते हैं। देखते हैं। इन्होंने सिखों को सैनिक भावना पैदा की। सिखों में सैनिक भावना पैदा करने का श्रेय हरगोविंद को जाता है। सैनिक शिक्षा की तथा स्वयं की सुरक्षा के लिए शस्त्र धारण करने के लिए आज्ञा दी। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पॉइंट देखते जाइएगा कि किस गुरु ने आपके शस्त्र धारण करने की अनुमति दी? तो हरगोविंद ने शस्त्र धारण करने की अनुमति दी। आगे देखते हैं। इस तरह सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय हरगोविंद को जाता है। इन्होंने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े एवं शस्त्र प्राप्त किए। इन्होंने शिष्यों को मांसाहार खाने की आज्ञा दी। अपने पिता के जुर्माने की रकम न चुका पाने के कारण जहांगीर इन्हें भी 2 वर्ष के लिए ग्वालियर में कैद कर देता और यहीं पर इनकी मृत्यु होती है। आगे देखते हैं। हरगोविंद के बाद हर राय बैठते हैं गद्दी पर, फिर हर किशन बैठते। इन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि हर किशन की मृत्यु किससे होती है, यानी किस गुरु की मृत्यु चेचक से होती? तो हर किशन थे जिनकी मृत्यु चेचक से हुई है। फिर इसके बाद आपके आते हैं
तेग बहादुर आते हैं, जिनका शासन का जो रहते हैं 1664 से 1675 में, और इन्हें औरंगजेब दिल्ली बुलाता है और कहता है इस्लाम धर्म स्वीकार करिए। ये मना कर देते तो 5 दिन की यातना देता, बहुत कड़ी यातना देने के बाद इनकी क्या कर देता है, हत्या करवा देता है। फिर आगे देखिए गोविंद सिंह, इनका इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे, क्वेश्चन पूछा हुआ खूब है। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। गोविंद सिंह की 2 पत्नी थी, एक सुंदरी दूसरी जीतू, और इनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, यानी 4 पुत्र हुए। आगे देखते हैं, जिनका नाम था अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह बहादुर। देखिए गुरु गोविंद का जो एक कृष्णा अवतार नामक ग्रंथ की रचना की थी, और इनकी जो आत्मकथा है वो विचित्र नाटक नाम की आत्मकथा है। तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा क्या नाम है, वो विचित्र नाटक। वह एक अन्य पुस्तक चंदी दीवर की रचना की थी। आगे देखिए, गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये भी खूब पूछा हुआ, खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। देखते हैं क्या है ये। देखिए खालसा का जो अर्थ होता है वो होता है विशेष। बैसाखी के अवसर पर इन्होंने अपने सभी अनुयायियों को केसगढ़ बुलाया और यहाँ बड़े नाटकीय ढंग से इन्होंने अपने अनुयायियों की परीक्षा ली, जिसमें इन्होंने कहा जीवन बलिदान करने के लिए सिर्फ 5 लोग आते हैं, उनको देखिएगा। लाहौर का दयाराम करके आता है, ये मिस प्रिंट है फ्रेंड्स, और दिल्ली का एक जाट आता है धर्मदास, द्वारका का आता है दर्जी मोहकम चंद्र, और जगन्नाथ का आता है हिम्मत भीवर, और बीदर का जो आता है नाई आता है चांद साहब, उसको साहब चंद्र कहते हैं। तो याद रखिएगा 5 लोग आते हैं। आगे देखिए, इन्हें ही पंच पुरुष कहा गया, इन्हीं 5 लोगों को पंच पुरुष कहा गया। यहीं से पुरुष अनुयायी अपने नाम के आगे सिंह और महिला अनुयायी अपने नाम के आगे कौर लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी गुरु गोविंद समय के ही पुरुष जो थे वो सिंह लगाने लगे और महिला जो अनुयायी जो थी वो कौर लगाना स्टार्ट कर दिया। आगे देखते हैं, अब इन्हीं के समय कुछ युद्ध हुए, उनके विषय में जानकारी कर लेते हैं। आनंदपुर का युद्ध हुआ था। इसमें क्या था, औरंगजेब के आदेश पर भीमचंद नामक एक सैनिक थे जिन्होंने 1701 में आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया। फिर वो पराजय हुआ, तो जाहिर सी बात दोबारा फिर युद्ध होगा। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध होता है। इसी युद्ध में, आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह और गुरु गोविंद सिंह की मां को बंदी बना लिया जाता है। तो याद रखिएगा पॉइंट ये कि आनंदपुर के द्वितीय युद्ध यानी 1704 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसमें से गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे और गुरु गोविंद सिंह की मां को बंदी बना लिया जाता है। आगे देखते हैं, परंतु गोविंद सिंह अपनी सेना के साथ भागने में सफल हो जाते हैं। बंदी बनाकर तीनों को सरहिंद लाया जाता है तथा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। ये मना कर देते हैं, तो जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह को 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाता है, और यह घटना देखकर गोविंद सिंह की मां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी इस्लाम धर्म स्वीकार करने से फतेह बहादुर और जोरावर सिंह ये दोनों क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, जिससे औरंगजेब क्या करते हैं, इन्हें जिंदा दीवार में चुनवा देता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। फिर होता चकमौर का युद्ध। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच 1705 में चकमौर का युद्ध होता। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे हुए चकमौर का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, और आनंदपुर का द्वितीय युद्ध क्या हुआ था, क्योंकि इसमें यही आपके सिख गुरु गोविंद सिंह के
अंतिम गुरु थे और इनके 4 बेटे थे, जिसके 2 बेटे पहले शहीद हो जाते हैं और 2 बाद में शहीद होते हैं। तो ये 2 युद्ध आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो चकमौर का युद्ध हुआ था 1705 ईस्वी में गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में होना था। इस युद्ध में गोविंद सिंह के जो शेष 2 बेटे बचते हैं, अजीत सिंह तथा जुझारू सिंह, ये क्या होते हैं, मारे जाते हैं और गोविंद सिंह अपनी सेना के साथ पुनः भाग जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। खिदराना का युद्ध होता है। इस युद्ध में गोविंद सिंह क्या होते हैं, विजयी होते हैं और मुगल सेना क्या यहाँ से वापस लौट जाती है। और इसी युद्ध में इन जो जितने युद्ध हुए इसमें से आदि ग्रंथ जो था वो खो जाता है, जिसे गोविंद साहब ने पुनः लिखवाते हैं, संकलन करवाते हैं। इसे दशम पातशाह ग्रंथ भी कहा जाता है। आगे देखिए। तो फ्रेंड्स, ये आपके सिख का प्रमुख इतिहास था। अभी ये भाग 1 है, इसके आगे भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें से आपके बंदा बहादुर पढ़ेंगे, रणजीत सिंह का प्रशासन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आपके युद्ध प्रमुख पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसके शेष दूसरे भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।